क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसके पहले चैप्टर नंबर 5 में आपने वंशागति और विविधता के सिद्धांत में मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में विधिवत जानकारी हासिल की है। यह चैप्टर इसी यूनिट का अगला महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें आपको समझना है कि वंशागति होती है, आप समझ चुके हैं, लेकिन इसका आणविक आधार क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में आप आज डिटेल से समझेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, मेंडल ने वंशागति की इकाइयों को कारक का नाम दिया था, फैक्टर्स का नाम दिया था। उनके समय में इसकी रासायनिक प्रकृति का, केमिकल नेचर का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद 1902 में शटन तथा बावेरी ने प्रस्तावित किया। नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, शटन तथा बावेरी, नाम याद रखिएगा, शटन एवं बावेरी। शटन और बावेरी का नाम 1902 में शटन और बावेरी ने प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या यूँ कह लीजिए अगली पीढ़ी में, गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। वही गुणसूत्र जिसको मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था, कारक का नाम दिया था। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं और इनमें लगभग 40% न्यूक्लिक एसिड और 60% प्रोटीन होती है। तो आपने देखा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। और इस न्यूक्लियोप्रोटीन में 40% और 60%, 40% इस न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और 60% में प्रोटीन का अंश होता है। जब यह पता चला कि आनुवांशिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनके पेरेंट से, उनके ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं, तो इससे कन्फर्म किया गया गुणसूत्रों के माध्यम से आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। अब बारी आई कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्रों के बारे में आपने इनका स्ट्रक्चर देखा होगा, किस तरह से गुणसूत्र में 2 भुजाएं सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं और इनमें क्रोमैटिन मटेरियल धागे जैसा एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है। इसी जाल को अगर हम निकाल लें तो हम पाते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्रोटीन के अणु होते हैं और प्रोटीन के अणु आक्टामर्स कहलाते हैं। ये प्रोटीन्स होती हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। इन्हीं प्रोटीन्स के अणुओं को
ये क्रोमोसोम रैप्ड किए होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक बाल के ऊपर धागा से लपेट दिया जाए, रैप्ड कर दिया जाए, ठीक उसी प्रकार से ये प्रोटीन इसमें रैप्ड होती है। इससे पता चला कि गुणसूत्रों में प्रोटीन होती है और डीएनए होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात पैदा हो गई कि जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। आज मुख्य रूप से हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या फिर प्रोटीन होती है। जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहा जाता है कि यह न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वंशागति का आणविक आधार क्या है? या तो ये न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर प्रोटीन होता है। यह आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, इसी को हमें पहले समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिचर, न्यूक्लिक एसिड की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिचर ने सबसे पहले की थी और यह खोज इन्होंने 1869 में पस सेल में खोज किया था। पस सेल में खोज किया था इन्होंने, और ये वास्तव में स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। और बताया था कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। इसी कारण से केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। बाद में अल्टमान एक वैज्ञानिक हुए हैं। अल्टमान ने इसकी प्रकृति का अध्ययन किया और ये पाया कि वास्तव में न्यूक्लिक एसिड अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसे न्यूक्लिन के बजाय न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। फ्रेडरिक मिचर ने इसे न्यूक्लिन का नाम दिया था। न्यूक्लिन न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण, लेकिन बाद में अल्टमान ने अम्लीय प्रकृति के कारण और न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया था। तो न्यूक्लिक एसिड का नाम वास्तव में अल्टमान ने दिया था। अब विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के बाद यह पता चला कि वास्तव में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम आप अपनी पिछली कक्षाओं से सुनते चले आ रहे हैं। ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है डीएनए और दूसरे का नाम होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप कह सकते हैं। और आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों के बारे में आप इसी चैप्टर के अंतर्गत अगले भाग में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। लेकिन अभी हमें केवल पढ़ना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। दो बातें आई, या तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड हो सकता है या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है। जबकि पता चल गया था कि आनुवांशिक सूचनाओं का या आनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम गुणसूत्र या क्रोमोसोम करते हैं। मेंडल के समय में गुणसूत्रों के बारे में पता नहीं था, उन्होंने इसका नाम कारक के नाम से रखा था। कोई फैक्टर होता है, फैक्टर के नाम से उन्होंने इसे संबोधित किया था। लेकिन अध्ययन क्रम में अभी पता चल गया है कि आनुवांशिक सूचनाएं गुणसूत्रों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होती हैं। अब जबकि आप जान चुके हैं गुणसूत्र प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आनुवांशिक सूचनाओं को प्रोटीन ले जाता है या फिर डीएनए ले जाता है। इसी के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पहुंचती हैं। तो आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए भी आप समझ चुके हैं कि यही दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में, वो कुछ विषाणु कौन से हैं? वो विषाणु HIV हो सकता है। वह विषाणु HIV के अलावा दूसरा विषाणु जिसे हम इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये विषाणु या वायरस जो कि एड्स के लिए उत्तरदायी होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV हो सकता है, या एक दूसरा विषाणु TMV हो सकता है जिसे टोबैको मोजैक वायरस के नाम से जानते हैं, और तीसरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इस तरह से ये तीन विषाणु HIV, TMV और इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। वैसे तो हमने बताया कि सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, लेकिन इन जो एग्जाम्पल दिए हमने HIV का, TMV का और इन्फ्लुएंजा वायरस, इनके नाम याद रखिएगा। इनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इनका आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। बाकी प्रायः सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA कार्य करता है। तो आनुवांशिक पदार्थ DNA और RNA के स्ट्रक्चर के बारे में आप इसी चैप्टर में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA है या फिर न्यूक्लिक एसिड है या फिर प्रोटीन है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे समझना है। तो सबसे पहले इस संबंध में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA होता है या प्रोटीन होता है, जिसके कारण आनुवांशिक सूचनाएं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। इसे समझाने के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ का रूपांतरण एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। ग्रिफिथ के रूपांतरण एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है। इसके पहले यह भी जानना आवश्यक है कि शटन और बावेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होती हैं, लेकिन यह
विवाद का कारण बना रहा कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। तो सटन और बाबरी ने भी बताने का प्रयास किया था कि आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम गुणसूत्र करते हैं। तो सटन और बाबरी का भी नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट द्वारा कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या फिर डीएनए होता है। ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को हम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वास्तव में ये एक वैक्सीन पर कार्य कर रहे थे जो कि निमोनिया रोग के लिए बनाने का प्रयास चल रहा था इनका। वैक्सीन बनाने के संदर्भ में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एक जीवाणु होता है डिप्लोकाकस निमोनी, नाम याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया है डिप्लोकाकस निमोनी, जिसे हम स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या निमोनोकाकस निमोनी भी कहते हैं। डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया, जैसा कि आप जानते हैं, सारे बैक्टीरिया ये सभी प्रोकैरियोट सेल के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें देखा इन्होंने कि इस जीवाणु के डिप्लोकाकस निमोनी जीवाणु के दो स्ट्रेन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रेन कहलाता है उग्र विभेद, जिसे हम वैरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं, और दूसरा विभेद कहलाता है अनुग्र विभेद या नॉन वैरुलेंट स्ट्रेन। डिप्लोकाकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या निमोनोकाकस निमोनी, ये एक ही बैक्टीरिया के नाम अलग अलग हैं, तीन नाम एक ही बैक्टीरिया के लिए हैं। इनमें जो वैरुलेंट स्ट्रेन होता है, उग्र विभेद होता है, यह स्तनधारियों में निमोनिया रोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। निमोनिया रोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा अनुग्र विभेद होता है, नॉन वैरुलेंट कहलाता है, इसके द्वारा निमोनिया रोग नहीं होता है। इस उग्र विभेद की या वैरुलेंट स्ट्रेन की विशेषता होती है इसकी वाल स्मूथ होती है और यह पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जैसे सपोज करिए ये डिप्लोकाकस निमोनिया है, जीवाणु है, डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसैकेराइड की स्मूथ वाल होती है। अब देखिए, इसको हमने बताया है कि यह निमोनिया रोग कर सकता है, अर्थात वैरुलेंट स्ट्रेन है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब किसी भी स्तनधारी या मैमल में जब प्रवेश करता है तो उसके ऊपर स्मूथ वाल है पॉलीसैकेराइड की। इसकी वजह से कैप्सूल जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है और ह्यूमन के अंदर जा कर के निमोनिया कर सकता है, क्योंकि ये कैप्सूल से कवर्ड होता है। लेकिन उसी तरह से इसी डिप्लोकाकस निमोनी की दूसरी स्पीसीज वो नॉन वैरुलेंट होती है, वह निमोनिया नहीं करती है, क्योंकि इसकी वाल रफ होती है, पॉलीसैकेराइड नहीं होता है, बस वो ऐसे ही होता है, कैप्सूल से कवर नहीं होता, इसलिए इसको सुरक्षा नहीं मिलती है और किसी भी मैमल की बॉडी में जाता है तो इसको मैमल बॉडी समाप्त कर देती, ख़त्म कर देती है। लेकिन ये सुरक्षित बचा रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ वाल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो दो विभेद इन्होंने देखे। एक विभेद ऐसा था जो निमोनिया कर सकता था और दूसरा विभेद ऐसा था जो निमोनिया नहीं कर सकता था। इसी पर इनका एक्सपेरिमेंट आधारित है और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने माउस का चुनाव किया, चूहा का चुनाव किया। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूहा, माउस या रैट का इन्होंने यूज किया है। सबसे पहले क्या किया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसको हम उग्र विभेद वाले को, यस स्मूथ वाल होता है, इसको हम यस स्ट्रेन के नाम से जानते हैं।
इसको यस स्ट्रेन, और जो रफ वाल्ड होता है उसको हम आर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो यस स्ट्रेन होता है, यस स्ट्रेन वह वेरुलेंट होता है, निमोनिया रोग कर सकता है, लेकिन जो आर स्ट्रेन होता है वह नॉन वेरुलेंट होता है, वह निमोनिया रोग नहीं करता है। तो यस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया गया, यस स्ट्रेन मीन्स उग्र विभेद वेरुलेंट स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस डाइड, चूहा मर जाता है। अर्थात आपने देखा कि वेरुलेंट स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन वेरुलेंट है, निमोनिया कर सकता है, इसलिए क्या किया इसने, चूहे के अंदर जैसे ही प्रविष्ट हुआ उसने माउस में निमोनिया कर दिया और चूहा मर गया, चूहे की डेथ हो जाती है। दूसरा क्या किया, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन जो नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन है, जो निमोनिया रोग नहीं कर सकता है, उसको आर स्ट्रेन कहा गया। आर स्ट्रेन को जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो चूहा जीवित बना रहता है, चूहा माइस लाइव, चूहा जीवित है, नहीं मरता है। उसका कारण है कि आर स्ट्रेन निमोनिया रोग नहीं कर सकता है। तीसरा क्या किया गया, इस वेरुलेंट स्ट्रेन को यस स्ट्रेन, इससे लिखता हूँ साफ दिखे, यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट कर दिया, हीट कर दिया और लगभग ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया तो ये जो है, ये बैक्टीरिया मर जाता है। तब इसे कहते हैं हीट किल्ड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जिसको हीट कर दिया गया, तो हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया। हीट किल का मतलब हुआ अगर बैक्टीरिया को 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दीजिए तो वो डेड हो जाता है। तो एक यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, हीट किल बैक्टीरिया को जब माइस में भेजा गया, वही यस स्ट्रेन जो माइस को मार सकता था, लेकिन उसी बैक्टीरिया को जब हीट कर दिया गया, हीट किल्ड हो गया, हीट करने से बैक्टीरिया मर गया। जब उसे माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चूहा जीवित बना रहता है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मिला दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ऐसा यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, ऐसा वेरुलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जिसे हीट करके मार दिया गया, उस बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कर दिया गया तो चूहा मर जाता है। अब यहीं पर प्रश्न उठता है, यहाँ पर आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया निमोनिया नहीं कर सकता है, और इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हीट कर दीजिए बैक्टीरिया मर जाता है, तो भी वह चूहे को निमोनिया नहीं करता है। लेकिन जब हीट किल यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया गया तो चूहा मर गया। क्यों मर गया, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार चूहे की मृत्यु क्यों हो गई, जबकि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसे हीट करके उसे मार दिया गया, अब वो निमोनिया नहीं कर सकता है। आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया वैसे भी निमोनिया नहीं करता है, लेकिन हीट किल्ड एक्स बैक्टीरिया के साथ जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट कर दिया तो चूहा क्यों मर गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई पदार्थ था जो हीट किल्ड बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो गया और उसने आर स्ट्रेन वाले कुछ बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन में परिवर्तित कर दिया। लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था, यह कंफर्म नहीं हो पाया कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में तब्दील हुए, जिसके कारण चूहे में निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई कि इस प्रयोग से ये बात तो जरूर स्पष्ट हो गई कि कोई पदार्थ
अब प्रोटीन है या उसका न्यूक्लिक एसिड है, कौन सा पदार्थ ऐसा था जो कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण वो चूहा जिसको नियमानुसार नहीं मरना चाहिए था फिर भी मर गया। इसका मतलब उसमें निमोनिया हो गई। तो जो आर स्ट्रेन और हीट किल्ड यस स्ट्रेन को मिक्स करके जब चूहे में प्रवाहित किया गया या चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर क्यों गया? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पदार्थ था जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में पहुंच करके उस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन में परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से चूहे में निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। यद्यपि ग्रिफिथ के इस रूपांतरण प्रयोग के आधार पर इस बात की फिर भी पुष्टि नहीं हुई कि वास्तव में वह डीएनए ही है जिसके कारण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया यस स्ट्रेन में परिवर्तित हुआ। अर्थात इनसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए ही रूपांतरण का कारक पदार्थ है। लेकिन एक प्रकार से यह एक्सपेरिमेंट इस बहस को जरूर जन्म दे गया कि वास्तव में रूपांतरण होता है, वह रूपांतरण प्रोटीन का हो रहा है या डीएनए का हो रहा है। इतना संकेत मिला कि किसी एक के स्थानांतरण से ही ये बैक्टीरिया जो आर स्ट्रेन वाला था वो यस स्ट्रेन में तब्दील हो गया। आगे के एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूफ करने का प्रयास किया गया है, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में वह पदार्थ डीएनए ही है जो रूपांतरण करता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आशा है आज आपको ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अपनी नोट कापी में भी लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको पुनः बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण कमेंट से भी अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।